साथ ही मोदी लिखते हैं, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। एक नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना गड़े मुद्दे उखाड़े जाने लगते हैं। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को लगातार मछुआरों की दुर्दशा का भी जिक्र कर रहे हैं। कैसे हैं दोस्तों, कच्छातीवू द्वीप का राजनीतिक इतिहास और इस विषय पर भाजपा द्वारा उठाया गया विवाद इंगित करता है कि लंबे समय से तमिलनाडु में जमीन तलाश रही पार्टी के लिए यह मुद्दा मतदाताओं को लुभाने का जरिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत भारतीय विदेश मंत्रालय में एक याचिका दायर करते हैं। उस याचिका में वे आधी सदी पहले भारत और श्रीलंका के बीच हुए एक समझौते से जुड़े 2 विशेष दस्तावेजों की मांग करते हैं। यह समझौता साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ किया था, जो एक असीमांकित द्वीप कच्छातीवू की ओनरशिप को लेकर था। समझौते के तहत यह द्वीप श्रीलंका को मिला था। अमूमन होता यह है कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं और अगर जानकारी संवेदनशील हो तो अपील दर अपील होते हुए मुख्य सूचना आयुक्त तक भी गुहार लगानी पड़ती है। बीते कुछ समय में तो आरटीआई से जानकारी प्राप्त करना इतना ज्यादा हार्ड हो गया है कि देश के सुप्रीम कोर्ट तक को भी डायरेक्शन जारी करने पड़े हैं। लेकिन इस मामले में शॉकिंगली महज 4 वर्किंग डेज के अंदर ही 12 मार्च को अन्नामलाई को वंचित दस्तावेज मंत्रालय द्वारा प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद ही 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन देश में जनरल इलेक्शंस को घोषित कर देता है। जल्दी भाजपा तमिलनाडु के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, जिनमें अन्नामलाई कोयम्बटूर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए जाते हैं। तमिलनाडु के 39 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को प्रस्तावित मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च को समाप्त होती है और 31 मार्च को कच्छातीवू द्वीप तमिलनाडु के साथ साथ देश में राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाता है। कैसे आया कच्छातीवू द्वीप राजनीति के केंद्र में? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को अपने एक्स हैंडल से एक खबर का लिंक साझा करते हैं, जो उपरोक्त आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के माध्यम से तैयार की गई थी। साथ ही मोदी लिखते हैं, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। एक नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने उदासीनता पूर्वक कच्छातीवू को श्रीलंका के लिए छोड़ दिया। इसने हर भारतीय को नाराज किया है और लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। बस इसके बाद कच्छातीवू को लेकर केंद्र के सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने आ जाते हैं। 5 दशकों के बाद गड़े मुद्दे उखाड़े जाने लगते हैं। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से भी मजबूत रिएक्शन दिया जाता है। कांग्रेस प्रमुख खड़गे जवाबी हमले में कहते हैं, तमिलनाडु में चुनाव से पहले आप इस संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 1974 में एक समझौते के तहत कच्छातीवू को श्रीलंका को दिया गया। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि आपकी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने और कच्छातीवू को वापस लेने के लिए कोई कदम उठाया। भाजपा के दावे में कई सारे झोल हैं। बहस आगे बढ़ी तो कई तथ्य खुलकर सामने आए, जिन्होंने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाया। पहला, विवाद का चुनावों की तारीख से टकराव, जिसे खड़गे का ये सवाल और मजबूती प्रदान करता है कि अब तक मोदी सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री का कच्छातीवू पर चर्चा छेड़ने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने टालते हुए कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है। हालांकि उन्होंने भी आरटीआई से मिले दस्तावेजों के हवाले से कांग्रेस और डीएमके को घेरा, लेकिन जनवरी 2015 में उनके मंत्रालय द्वारा दिया गया एक आरटीआई जवाब उनके और उन्हीं की पार्टी के इस दावे को काफी हद तक कमजोर करता है कि कांग्रेस और डीएमके ने मिलीभगत करके भारतीय क्षेत्र कच्छातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया। गौरतलब है कि तब जयशंकर ही मंत्रालय में विदेश सचिव थे। तब एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने 27 जनवरी 2015 को 1974 और 1976 के समझौते का हवाला देते हुए कहा था
इनमें भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण या उसे छोड़ना शामिल नहीं था, क्योंकि विवादित क्षेत्र का कभी सीमांकन नहीं हुआ था। समझौते के तहत कच्छातीवु भारत श्रीलंका इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर्स के श्रीलंका हिस्से पर स्थित था। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पूछते हैं, क्या डॉक्टर जयशंकर, जो अब विदेश मंत्री हैं, 27 जनवरी 2015 को विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब को अस्वीकार कर रहे हैं, जबकि तब वही विदेश सचिव थे। It just shows how quickly the foreign secretary changed his colors when he became external affairs minister. There is no limit to hypocrisy or lie mongering as far as the मोदी सरकार is concerned. ऐसा जयराम रमेश ने कहा। भाजपा और मोदी कच्छातीवु की बात करते हुए लगातार मछुआरों की दुर्दशा का भी जिक्र कर रहे हैं कि यह द्वीप श्रीलंका को देने से भारतीय मछुआरों को आए दिन श्रीलंका में हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन भाजपा के इस दावे को मोदी सरकार के ही पूर्व विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का संसद में दिया गया एक जवाब खारिज कर देता है। 15 मार्च 2017 को संसद में वीके सिंह ने कहा था कि श्रीलंकाई सरकार द्वारा मछुआरों को गिरफ्तार करने की समस्या सीधे तौर पर कच्छातीवु से नहीं जुड़ी है। तमिलनाडु के मछुआरों को सिर्फ कच्छातीवु में गिरफ्तार नहीं किया गया, उनमें से कई को भारत श्रीलंका के बीच जल क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। आरटीआई प्राप्त आरटीआई जवाब में नेहरू के एक बयान का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने कच्छातीवु को अहमियत न देने की बात कही थी। एस जयशंकर अपनी प्रेस वार्ता में उन शब्दों को दोहराते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में लिखा था, मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वरिष्ठ पत्रकार निरूपा सुब्रमण्यम बताती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों के पीछे भारतीय तमिलों को लेकर चिंता हो सकती है, जो 19वीं सदी में मजदूरी के लिए रामनाथपुरम से श्रीलंका, जो उस समय सिलोन था, ले जाए गए थे। 1948 में श्रीलंका की आजादी के बाद उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई। नेहरू इससे परेशान थे। उनकी प्राथमिकता में भारतीय तमिल शामिल थे और कच्छातीवु को कोई खास महत्व नहीं देते थे। भाजपा तमिलनाडु के वर्तमान सत्तारूढ़ दल डीएमके पर भी हमला कर रही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने कच्छातीवु में कोई रुचि नहीं दिखाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है, 50 साल से डीएमके झूठा प्रचार कर रहा है कि इसे तमिलनाडु सरकार की जानकारी के बिना श्रीलंका को दे दिया गया था। क्या तब करुणानिधि ने कच्छातीवु को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा चट्टान का टुकड़ा कहने का विरोध किया था? इस पर निरूपमा लिखती है, डीएमके की मिलीभगत के आरोपों के विपरीत जानकारी बताती है कि राज्य सरकार को इंदिरा गांधी के फैसले के बारे में तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने सिर्फ सूचित करके सहमति देने के लिए कहा था। वह तमिलनाडु के लिए अनुच्छेद 370 जैसा क्षण रहा होगा, जैसे कि मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बिना परामर्श किए या उन्हें सूचित करने का शिष्टाचार के बिना ही इसे खत्म कर दिया। बता दें कि बाद में डीएमके ने कच्छातीवु पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई। एक याचिका तमिलनाडु के अन्य विपक्षी दल अन्य द्रमुक ने भी लगाई है। दोनों ही कोर्ट में विचाराधीन है। बहरहाल जयराम रमेश कहते हैं, भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष ने राज्य में ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बनाने के लिए आरटीआई दायर की। इसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला और तेजी से उत्तर आया, जबकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर लाखों आरटीआई नजरअंदाज कर दी जाती है। क्या वास्तव में कच्छातीवु भारत का हिस्सा था? निरूपमा बताती है कि कच्छातीवु कभी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी भारतीय मानचित्र का हिस्सा नहीं था। विदेश मंत्रालय का 2015 का ऊपर उल्लिखित आरटीआई जवाब भी यही कहता है। वह बताती है, भारत 1947 और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। दोनों देशों के मछुआरे मछली पकड़ते रहे, लेकिन द्वीप पर दावे की मांग दोनों तरफ से उठती रही। भारत ने अपना भूभाग श्रीलंका को नहीं दिया था, बल्कि कच्छातीवु पर अपना दावा छोड़ा था और इसके पीछे कई कारण थे। वह आगे बताती हैं कि पहला राज्य विहीन लाखों भारतीय तमिलों का मुद्दा हल करने की दिशा में दशक भर पहले लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में शुरू की गई प्रक्रिया पूरी हुई। दूसरा, श्रीलंका चीन के करीब था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को ईंधन भरने की सुविधा भी प्रदान करी। इस कदम से श्रीलंका के प्रति दयालुता दिखाकर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए। सबसे बड़ा लाभ भारत ने यह उठाया कि श्रीलंका ने वेज बैंक पर अपना दावा छोड़ दिया। कच्छातीवु समझौते के चलते यह तेल संपन्न क्षेत्र आज भारत के अधिकार क्षेत्र में है।
मुद्दे को क्यों दिया गया तूल। आरटीआई दाखिल करने से लेकर मोदी द्वारा कच्छातीवू का जिक्र करने तक की क्रोनोलॉजी बताती है कि लंबे समय से तमिलनाडु में राजनीतिक जमीन तलाश रही भाजपा के लिए यह मुद्दा मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने वाला है। मुद्दा उठाने वाले दिन ही मोदी ने तमिलनाडु के एक चैनल को भी इंटरव्यू दिया था। भाजपा तमिलनाडु में किसी भी तरह अच्छे नतीजे चाहती है या हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता, इसलिए उसे अन्य कोई मुद्दा नजर नहीं आया। वैसे ये मुद्दा उसे तमिलनाडु में उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन शायद वह राष्ट्रवाद के सहारे उत्तर भारत में इसका लाभ उठा पाए। बता दें कि तमिलनाडु का यह मुद्दा मोदी ने 2 अप्रैल को उत्तराखंड में भी उठाया था। द हिंदू की भी एक रिपोर्ट बताती है कि कच्छातीवू मुद्दे ने कभी चुनावी राजनीति पर प्रभाव नहीं डाला। यहाँ तक कि कच्छातीवू जिस रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र के समीप स्थित है, वहाँ 1977 से हुए 12 लोकसभा चुनावों में 2 बार ऐसा उम्मीदवार जीता है जो कांग्रेस या डीएम के समर्थित न हो। इस बीच एक रोचक पहलू ये है कि भाजपा आज भी इस द्वीप को वापस लेने का कोई दावा नहीं कर रही है। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है जो चुनाव बाद ठंडा पड़ जाएगा, जैसे कि पहले भी अन्य राज्यों में भाजपा करती आई है। पूर्व विदेश सचिव और श्रीलंका में उच्चायुक्त रही निरुपमा मेनन राव का कहना है कि हाल ही में साल 2022 में मौजूदा सरकार ने कच्छातीवू पर पिछली सरकारों के रुख का अनुसरण किया था। यहाँ तक कि अदालत में कहा था कि कच्छातीवू को वापस पाना असंभव है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आरएसएस की बीजेपी सरकार ऐसे ही दावे चीन के कब्जे वाले इंडिया के हिस्से अक्साई चीन और हिंदुओं की आस्था वाले इलाके जैसे मानसरोवर और कैलाश पर्वत जो हिंदुस्तान से बाहर चीन के कब्जे में है, बीजेपी और मोदी उन पर कभी दावा करने की हिम्मत नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं अनुज। जय हिंद, जय भारत।